पहनने वाली महिलाएं सोना की खरीदारी नहीं कर सकती हैं। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन ने यह बड़ा फैसला लिया है। हिजाब या फिर नकाब, हेलमेट, मफलर या फिर मास्क पहनकर दुकान में घुसने वाले कस्टमर को एंट्री नहीं दी जाएगी। मतलब चेहरा ढककर ज्वेलरी शोरूम में कोई भी कस्टमर नहीं जा सकता है। यह नियम पुरुषों पर भी लागू होगा जो गमछा या फिर हेलमेट से अपना चेहरा ढककर आते हैं। यानी कि इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि बिहार में चेहरा दिखाकर ही कोई भी ग्राहक ज्वेलरी खरीद सकते हैं। हिजाब, नकाब पहनने वालों को सोना खरीदने से बैन करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने ज्वेलरी शॉप में हो रही लूटपाट की वारदात से बचाने के लिए एहतियातन ऐसा कदम उठाने की बात कही है, क्योंकि सोना अब बेहद हाई वैल्यू कमोडिटी बन चुका है और इसलिए यह निर्णय ज्वेलरी व्यापारियों के सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है। वक्तव्य कल का था, उसमें बुर्का शब्द का प्रयोग किया है, जबकि हम लोगों ने बुर्का शब्द का कहीं कोई यूज नहीं किया है। हम लोगों ने एहतियातन, चूंकि ज्वेलरी अब हाई वैल्यू आइटम हो गया है और उसकी सुरक्षा, अपने दुकानदार की सुरक्षा के लिए, अपने जान माल की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने ये कहा है कि कोई भी आदमी, कस्टमर हमारी दुकान में पूरा फुल हेलमेट, मास्क या मफलर बांध के आता है और महिलाएं हिजाब लगा के आती हैं, तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि स्वयं अपने हाथ से वो अपना बुर्का या ये हिजाब या हेलमेट या मफलर हटा लें और फिर दुकान में आवें। हिजाब शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि महाराष्ट्र में देखा गया है कि एक दुकानदार के पास में 4 बुर्का पहने हुए अपराधी घुसे हैं और ज्वेलर्स को लूटा है और उनकी हत्या किया है। इसलिए एहतियातन ये किया गया है, इसलिए इसको गलत तरीके से न देखा जाए। सर्राफा संघ के इस फैसले का आखिर भारतीय स्वर्णकार संघ ने भी स्वागत किया है। प्रधान महासचिव और बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने भी सर्राफा संघ के इस फैसले का समर्थन किया और कहा कि इस कदम से ज्वेलरी शॉप में होने वाली न सिर्फ आपराधिक घटनाएं रुकेंगी, बल्कि आपराधिक घटनाओं के बाद जो परेशानी सर्राफा कारोबारियों को झेलनी पड़ती है उसमें भी कमी आएगी। भी कहीं कहीं व्यवसायियों को तंग करने का प्रयास किया जाता है, तो इस और ऐसे माहौल में इस तरह की घटना से हम लोग को बचने के लिए ऐसा काम किया है। तो इसको धार्मिक मोड़ पे कुछ लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये धार्मिक मोड़ पे जाने वाला ऐसा प्रयास जो है ये गलत होगा और इसको शुद्ध रूप से देखना चाहिए कि सर्राफा व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है और ये कदम, इसलिए इसको एक्सेप्ट करना चाहिए सबको। तो सर्राफा संघ के फैसले पर बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ने कहा यह बहुत सही फैसला है और इस फैसले के बाद लूट की घटना जरूर कम होगी। बहुत ही अच्छा और स्वागत योग्य कदम है। इससे क्या होगा कि आपको आए दिन जो देखने को सोना लूटकांड जो आप देख रहे हो हमेशा, कि हर एक जगह जो सोना लूटकांड में होता है उसमें नकाब सबसे बड़ा घटना का कारण होता है, हेलमेट सबसे बड़ा घटना का कारण होता है। इससे आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में अब जो सोना लूट घटना है निश्चित रूप से ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि नकाब और ये सब जैसे ही बंद होते हैं तो लोगों का चेहरा आएगा तो सीसीटीवी में पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि आप गाड़ी लगाते हैं और रोड से जैसे ही अंदर आते हैं तो आपकी चेहरा दिखेगी, फिर उसका दुकान के अंदर आते हैं तो आपकी चेहरा दिखेगी। तो इस प्रकार का होने से जैसे ही घटना पर रोक लगती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको बिहार के किसी भी कोने में मुझे लगता है कि सोना लूटकांड नहीं होगा। लेकिन देखिए, सर्राफा संघ के फैसले पर बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। सत्ताधारी जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। वहीं आरजेडी ने कहा कि यह फैसला भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप हिजाब के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं तो आपका इंटेंशन साफ पता चलता है कि आप देश की एक कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं। आप उन लोगों के शिकार हैं जो लोग मुसलमानों को और दलितों को और उन लोगों को निशाना बनाते हैं। लेकिन फैसला लिए हैं उसमें कोई विशेष धर्म आहत नहीं हो, इसका भी सबको एक नैतिक दायित्व तो होना चाहिए। ज्वेलरी दुकानदारों के द्वारा हिजाब और नकाब प्रतिबंधित किया जाना कहीं न कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। बालू और भूमाफिया को कड़ा संदेश दिया गया है। मंत्री विजय सिन्हा ने चेतावनी दी है, जो नहीं सुधरेंगे उन्हें सरकार सुधारेगी। देसी और एलोपैथी इलाज भी करेगी सरकार। उन्होंने कहा कि गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
सभी अंचल में आप चिन्हित करें कि जो आप निर्णय दे रहे हैं और जिसका आपने दाखिल खारिज कर रहे हैं, दाखिल खारिज की सुनवाई में आप निर्णय दे रहे हैं, वह निर्णय सही है जिसके पक्ष में होता है, तो दूसरा पक्ष जिसने गलत फर्जी कागजात लगा करके दावा किया उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इससे लोग को ये मन के अंदर एक भय जानी चाहिए कि हम गलत करेंगे तो हम पर कार्रवाई होगी। भू माफिया हो या बालू माफिया हो, बालू माफिया में तो और नए एक्ट हम लाने जा रहे हैं, उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं कि वो पूरी पारदर्शिता के साथ और बेहतर होगा, उसके संदर्भ में अलग से हम बताएंगे। लेकिन ये राजस्व भूमि सुधार में लोगों की अपेक्षाएं बड़ी है। मेरा प्रयास है, हम सब का प्रयास है कि हम उनके अपेक्षा और विश्वास पर खरा उतरें। हम देसी इलाज पर भी विश्वास करते हैं और ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो एलोपैथ की भी व्यवस्था रखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी महीने बिहार यात्रा पर निकल सकते हैं और ये यात्रा मकर संक्रांति के बाद शुरू होने की संभावना है। सूत्र बताते हैं कि 16 जनवरी से यात्रा शुरू हो सकती है। यात्रा के दौरान सीएम विकास कार्यों का जायजा लेंगे, साथ ही प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के बाद हुए काम की जानकारी भी लेंगे। ये यात्रा 25 फरवरी तक चलेगी। सरकारी योजनाएं हैं, धरातल पर उतरे आम लोगों से, जनता से संवाद करते हैं। ये नीतीश कुमार जी ने बहुत लंबे समय से इसको बनाकर रखा है। और आपने देखा कि ठीक चुनाव के पहले प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार जी निकले थे और प्रगति यात्रा पर उन्होंने जितने योजनाओं की घोषणा की, 15 दिन के अंदर कैबिनेट बुलाकर फाइनेंशियल और फंड का अलॉटमेंट कर दिए टेंडर करके, और वो काम शुरू हो गया है। मेरे पथ निर्माण विभाग में भी बहुत सारी योजनाएं का घोषणा उन्होंने किया था जिसका हमने काम शुरू किया है। जनता को काफी फायदा मिलता है और जो विकसित बिहार के सपना को पूरा करने में मुख्यमंत्री जी का यात्रा बहुत ही ज्यादा जो है उसमें कामयाबी का रास्ता दिखाता है। वहीं से नीतीश कुमार की यात्रा शुरू होने से पहले अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार को जनता की परवाह है और इसलिए वो यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने यात्रा पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार जी बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें बिहार में पिछली प्रगति यात्रा में जिन आधारभूत संरचना की घोषणा की गई थी उनके निर्माण की दिशा में कहां तक प्रगति हुई है उसकी जमीनी समीक्षा करेंगे और साथ ही महिलाओं समेत समाज के विभिन्न तबकों से संवाद स्थापित करेंगे। तो फुर्सत में घूमना फिरना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, यात्रा पर निकल जाए। लेकिन जिस भाजपा के साथ नीतीश जी हैं, उस भाजपा ने कभी पूछा कि नीतीश कुमार जी आज तक कभी भी किसी मंदिर के दर्शन के लिए क्यों नहीं गए? जहां जहां सरकार की योजनाएं जमीन पर उतरी उसकी समीक्षा होगी और जहां कमी है उसे तुरंत दुरुस्त किया जाएगा। अपने जो 5 चमचे बेलचे और कुछ आईएएस पदाधिकारी हैं जिनसे वो घिरे रहते हैं जेट सिक्योरिटी से, उससे निकल के वो जनता से मिले, उनकी परेशानी को सुने और जब जा ही रहे हैं तो जीविका दीदी को धन्यवाद भी दे दें। 10,000 रुपए में उन लोगों ने इनके लिए वोट खरीदा था 25 के चुनाव में और अगला इंस्टॉलमेंट जीविका दीदी लोग के माध्यम से कब वो बंटवाने वाले हैं 2 लाख रुपए का, जरा ये भी ऐलान कर दें। नीतीश कुमार की यात्रा पर जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की यात्रा से हम ऊर्जावान हो जाते हैं। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लोग बारिश के दिनों में घर में दुबक जाते हैं और सिर्फ चुनाव में ही जनता के बीच निकलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस उम्र में भी जनता के बीच मौजूद रहते हैं। हमारे माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ये इसी साल की यात्रा नहीं, हर साल वो यात्रा निकालते हैं और खास करके जाड़ा के मौसम में जब लोग रजाई के अंदर रहते हैं तो वो प्लान बनाते हैं बाहर निकलने के लिए और वो जानकारी लेते हैं कि हमारे गरीब जनता, बेसहारा लोग, दिव्यांग लोग किस तरह से जाड़े में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। और देखे होंगे इससे हम लोगों को जो पदाधिकारी हैं जनता दल के, चाहे माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो, सबों को एक शिक्षा मिलती है उनसे।
और अब बात अगली खबर की। बिहार में इसी साल पंचायत चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि इस बार बिहार पंचायत चुनाव में वार्ड और पंचायत का दायरा नहीं बढ़ाया जाएगा और चुनाव पुराने परिसीमन पर ही होगा। चुनाव में पंचायतों का रिजर्वेशन रोस्टर बदलेगा और सुरक्षित सीटें सामान्य कोटे की हो सकती हैं। इस बार के चुनाव में परिसीमन में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कुछ क्षेत्र जो नगर निकायों में चले गए हैं उसमें थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। जिला परिषद में और पंचायत समिति में व्यापक पैमाने पे परिसीमन में बदलाव इस बार नहीं होना है। जनसंख्या के हिसाब से अनुसूचित जाति के लिए सीट से रिजर्व किए जाते हैं। फिर उसके बाद एनेक्सर के हिसाब से जो एनेक्सर 1 में आते हैं जो भी जातियां अति पिछड़ी जातियां उनके लिए 20% का आरक्षण है। वहीं बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा परिसीमन की मांग जोर शोर से उठाई गई। त्रिस्तरीय पंचायत समिति के संगठन एक मंच पर आकर परिसीमन की मांग कर रहे हैं और बिना परिसीमन चुनाव किसी भी हालत में नहीं करने की मांग कर रहे हैं। मुखिया संघ के अध्यक्ष ने कहा कि परिसीमन हर हालत में जरूरी है। वहीं पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष ने भी कहा कि परिसीमन सरकार को करना होगा, इसके लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। सिरे से अभी हवाई बातें आ रही है कि आरक्षण रोस्टर का निर्धारण करके और हम लोग चुनाव कराएंगे। किस आधार पर आरक्षण रोस्टर का आप निर्धारण करेंगे? बिहार में अभी तक 1991 की जनगणना के आधार पर 2001 में प्रथम परिसीमन हुआ और आज तक 2025 हो गया। 25 वर्षों में परिसीमन नहीं कराया जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। किशनगंज से बड़ी खबर है। ज्वेलरी कारखाने में छापेमारी की खबर है, जहां से 9 किलो चांदी 700 ग्राम सोना जब्त किया गया। बंगाल DRI टीम और टाउन पुलिस ने कार्रवाई की है। अमर पाटिल का ज्वेलरी कारखाना है जहां कार्रवाई की गई। हालांकि कंप्यूटर लॉक कर मुख्य अभियुक्त अमर पाटिल फरार हो गया है। साइबर एक्सपर्ट की टीम मामले की जांच कर रही है। BSF की इंटेलिजेंस टीम भी इसमें शामिल है। शहर के सोनार पट्टी रोड में छापेमारी की गई। पहले भी अमर पाटिल के सहयोगी की ओर से सोना तस्करी का मामला सामने आया था, जिसे BSF जवानों ने जब्त किया था। अभी हम मौजूद हैं सोनार पट्टी रोड में, जहां पर आप देख सकते हैं कि कस्टम के DRI और स्थानीय पुलिस के सहयोग और BSF की इंटेलिजेंस टीम तीनों के द्वारा चल रही है छापेमारी। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो यहाँ पे है फोर्स के जो गाड़ियाँ लगी हुई है, लगातार छापेमारी करीब 4-5 घंटे से अधिक हो चुका है छापेमारी का। अभी तक जो मामला सामने आया है उसमें करीब 7 किलो चांदी और 900 ग्राम सोना की बात आ रही है। और सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार अभी आधिकारिक तौर पर कुछ बताया नहीं गया है। जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये जो है अब तक बरामदगी हुई है और जो इनके मुख्य अभियुक्त हैं वो मौके से फरार बताए जा रहे हैं। जो कंप्यूटर द्वारा जो उसका लॉक कर दिया गया है, जिसकी जांच संभवतः की जा रही है और उसके बाद और भी बहुत खुलासा होने की संभावना है। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। बड़ी खबर सिवान के बसंतपुर से, जहां चोरों ने व्यवसायी के बंद मकान का ताला काटकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की चोरी की है। चोरों ने 87 लाख रुपए कैश और 23 लाख की ज्वेलरी चुरा ली। घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र के बर्मा खुर्द गांव की है। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए पुलिस की टीम की मौजूदगी है। ये वो घर है जिसे चोरों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया और यहां से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की चोरी कर ली गई है। कैश गया है कितना 87 हाँ करीब 33 लाख रुपए का ऑर्नामेंट्स था। अच्छा, तो करीब 1 करोड़ 10 लाख का चोरी हुआ है। और अगली खबर आपको छपरा से बताते हैं, जहां मांझी थाना क्षेत्र के मटियार स्थित SBI के ग्राहक सेवा से लूट की खबर मिल रही है। आज सुबह CSP केंद्र खुलते ही बाइक पर सवार होकर आए अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। CSP संचालक को हथियार का भय दिखाकर 1,86,000 रुपए और 2 मोबाइल लूटकर अपराधी फरार हो गए।
बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने झाड़ी में फेंका एक मोबाइल बरामद किया। घटना के बाद पुलिस आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के साथ दूसरे तकनीक साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी हुई है।